राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का शोर अभी से सुनाई देने लगा है और राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए अंतर्कलह अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद भी कांग्रेस में यह घमासान कम नहीं हो रहा है। किरण चौधरी के बाद अब सांसद कुमारी सैलजा के तल्ख तेवर कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कुमारी सैलजा लगातार हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं पर सवाल खड़े कर रही हैं। सिर्फ हरियाणा के नेता ही नहीं, कुमारी सैलजा हाई कमान को लेकर भी कड़े बयान दे रही हैं। अब इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कुमारी सैलजा ने यह माना कि हरियाणा के कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए सैलजा ने कहा कि पार्टी में अगर मैं और मेरा में ना जाएं तो विधानसभा चुनाव में हम बेहतर कर सकते हैं। कुछ लोग उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी से कर रहे हैं। पार्टी इन सब चीजों को आखिर क्यों नहीं देख रही और इन चीजों को नजरअंदाज आखिर क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने पर भी कुमारी सैलजा ने कहा कि एक तरफा माहौल में कार्यकर्ता आखिर कहां जाएगा। इस बीच दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक भी हो गई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि क्या चुनाव में कांग्रेस को यह गुटबाजी भारी पड़ेगी। हाईकमान के फैसले को आखिर नजरअंदाज कौन कर रहा है और हाईकमान जो कह रहा है कि एकजुट होकर के चुनाव लड़ो, कांग्रेस क्या वाकई में एकजुट हो पाएगी? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हरियाणा की राजनीति में बना हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अबाउट 40 लीडर्स के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, वेणुगोपाल जी ने आज मीटिंग की थी और पूरी समीक्षा की थी। बहुत बढ़िया लोकसभा के नतीजे आए। हरियाणा में 46% वोट शेयर तक हम 47% तक पहुंच गए, 47.69% तक, और 19% से ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट हुआ 2019 के सामने। 46 हलकों में कांग्रेस की बहुमत रही और ये सभी जो है नतीजे थे, उसकी राहुल जी ने भी बहुत सराहना की, धन्यवाद किए और सबको प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने सबसे कहा है, पार्टी ने निश्चय किया है कि पूरी एकजुटता से, पूरी यूनिटी के साथ आगामी चुनाव जीतने के लिए हरियाणा का एक एक वर्कर, एक एक लीडर जी जान की ताकत लगा देगा। चुनाव के लिए, असेंबली चुनाव के लिए तैयार हैं और सब यूनाइटेडली लड़ेंगे, पूरी पार्टी एक लड़ेगी। ये मीटिंग बहुत अच्छी हुई है। चुनाव के लिए, असेंबली चुनाव के लिए तैयार हैं और सब यूनाइटेडली लड़ेंगे, पूरी पार्टी एक लड़ेगी। ये मीटिंग बहुत अच्छी हुई है। बिल्कुल हम कर सकते हैं। देखो, लोगों का मूड है और अगर हम सच्चे मन से सही ढंग से कैंडिडेट्स का चयन करें और पार्टी के हित में करें, मैं मेरा में ना जाएं। अभी भी पार्टी में सिस्टम होता है ना, एक कुछ लोग तो कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं, कब से अनाउंस कर रहे हैं, कितने कितने कैंडिडेट अनाउंस हो गए। तो ये कौन सा सिस्टम है पार्टी का? क्यों नहीं देखा जा रहा है इन चीज़ों को? तो ये तो नीचे ज़मीन पे प्रॉब्लम आती है ना, वर्कर्स को प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये पार्टी का सिस्टम, हाई कमांड फाइनल फैसला, सीईसी फाइनल फैसला करता है, लेकिन ऐसे लगता है कि उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। तो उसके ऐसी हैं और भी बहुत सी बातें हैं। और ये जो तीनों महलू हैं, जब मैं ये कहता हूँ कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। एक तो नेताओं का एक मत होना अभी नहीं है, दूसरा संगठन का ना होना, कुछ जिम्मेदारियां ठीक तरीके से बांटे जाए, तीसरा सिलेक्शंस जो कैंडिडेट की होंगी उसमें डिस्पैशनेट होना पड़ेगा, उसमें बड़ी गंभीरता से और समझदारी से सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर काम करना होगा। विधानसभा की चुनावी मजबूती से हमारा कार्यकर्ता और पार्टी भी तैयारी भी है और मजबूती से लड़ेंगे भी, और बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसको लेकर के हमारी तैयारियां वो चल रही हैं। जो काम हमने पिछले 10 वर्षों में किए हैं, गरीब के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, युवाओं में एक बड़ा विश्वास जगाने का काम किया है, किसान हित में काम किए हैं,
जितने भी निर्णय हमारी सरकार ने लिए और आगे ले रही है वो इस देश की मजबूती के लिए, देश को आगे बढ़ाने वाले निर्णय हैं। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास झूठ की दुकान है और झूठ परोसने का काम सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं। अब उनका चेहरा लोकसभा चुनाव के बाद देश के सामने आ गया है। कहावत भी है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब वो झूठ उनका ना बिकने वाला है ना चलने वाला है। वो झूठ की दुकान भी बंद हो जाएगी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी। तो कुल मिलाकर के बैठकों का दौर जारी है और बैठकों के बीच में जो सबसे बड़ा प्रश्न इस समय कांग्रेस पार्टी के सामने है वो आप देख रहे हैं कि गुटबाजी का है। और ये बात कोई और नहीं, पार्टी के आप देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेताओं के द्वारा कही जा रही हैं। कुछ स्टेटमेंट भी आपने सुने हैं। हालांकि आज जो बैठक हुई है उसमें यह कहा गया है कि सभी एकजुट होकर के चुनाव लड़ें, लेकिन ये एकजुटता कितनी दिखेगी विधानसभा चुनाव में, ये प्रश्न बना हुआ है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, स्वागत है आपका चर्चा में। सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश रोड जी, आपका भी स्वागत। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। रोड साहब, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा चूंकि बात कांग्रेस की गुटबाजी की है। लगातार हम लोग देख रहे हैं चूंकि आपके पार्टी के ही नेता कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। और कल तो कुमारी सैलजा जब इंडिया न्यूज के साथ बातचीत कर रही थी तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हाईकमान के सामने हम इन बातों को रखेंगे, कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं है। आज कमोबेश वही बात कुलदीप शर्मा भी कह रहे थे कि एक तो संगठन नहीं है और पार्टी के लीडर्स में एकजुटता नहीं है। आज आपके हाईकमान ने यह निर्देश तो जरूर दिया कि सब एकजुटता के साथ लड़ें, लेकिन ये एकजुटता कैसे हो पाएगी अगर इतने प्रश्न आपके सीनियर लीडर्स उठा रहे हैं? रोड साहब, देखिए, आज दिल्ली में हमारे प्रभारी महोदय जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं, केंद्रीय जो CWC हमारी सबसे बड़ी कमेटी है, कार्य समिति, उसके सदस्य भी, और हरियाणा के प्रभारी भी है, दीपक बाबरिया जी ने जो जानकारी दी वो आपने भी अभी सुनाई है। और राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी भी उस मीटिंग में पहुंचे थे। तो सभी बड़े नेताओं ने हरियाणा की विशेष तौर पर सराहना किया है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी, कार्यकर्ताओं की भी, क्योंकि हरियाणा में जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आए। और इसमें मैं ये, जैसे आपने कहा कि भाई जो चिंता का विषय, चिंता के लिए नहीं, ये जो मीटिंग रखी गई थी दिल्ली में, ये हरियाणा कांग्रेस की पीठ थपथपाने के लिए रखी गई थी। और इसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस को अगुवाई तो वही लोग कर रहे हैं। तो इसमें ये देखिए कि हाईकमान हरियाणा के चुनाव के परिणाम से कितना खुश है, ये बात खुद प्रभारी महोदय के मुंह से आपने सुनी। आपने रही बात कुमारी सैलजा जी का एक बयान सुनाया, उन्होंने कहा कि भाई CEC जो होती है हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के हवाला वो दे रहे थे, केंद्रीय चुनाव समिति जिसको बोलते हैं, कि टिकट वितरण का कार्य CEC ही करती है, उसके बाद होता है। बिल्कुल सही कहा कुमारी सैलजा जी ने। और CEC ही टिकट वितरण करेगी, ऐसे कोई किसी के अलग से किसी चेता को ऐसे टिकट नहीं मिलेगा जब तक CEC फाइनल नहीं करेगी। लेकिन देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2, 4, 5 लोग होते हैं, सभी अपना प्रयास करते हैं, वो लोग लगे हुए हैं और लगना भी चाहिए। राजनीति महत्वाकांक्षा का ही खेल है, अगर महत्वाकांक्षा नहीं होगी कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। रही बात कुमारी सैलजा जी ने कोई गलत बात नहीं कही, उन्होंने ये कहा कि हाईकमान से मैं बात करूंगी, हाईकमान के संज्ञान में लेके आएंगे जो भी उनके विचार होंगे, जो वो पार्टी में संगठन न बनने की बात के बारे में अवगत कराना चाहती हैं, या फिर टिकट वितरण CEC मीटिंग के बारे में जो उन्होंने बोला कि उस मीटिंग में तय होगा, वो बात तो उनकी बिल्कुल सही है। उससे पहले तो कोई टिकट की ना लिस्ट आई है, ना ही कोई लिस्ट नहीं आई। लेकिन आपके बड़े नेता अगर इस तरह से नामों का ऐलान कर रहे हैं या बार बार अगर ये कहें कि ये कैंडिडेट होगा या इनके नाम पर हम यहाँ पर जो है आए हुए हैं, तो ये उनका प्रश्न उठाना लाजमी है। अच्छा ठीक है, आपने ये भी कहा, रोड साहब, आपने ये भी कहा कि भाई पीठ थपथपाने के लिए था। मैंने भी ये नहीं कहा कि आपकी पीठ थपथपाने के लिए नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि कुमारी सैलजा या कुलदीप शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता आपके ये कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर नेताओं में एकजुटता नहीं है, इस बात को वो कह रहे हैं।
और वो आला कमान के सामने भी रखा गया। नहीं तो ये कहने की क्या जरूरत थी कि सब एकजुटता के साथ चुनाव लड़े। भाई चुनाव तो पार्टी एकजुटता के साथ ही लड़ेगी, लेकिन आपके प्रभारी अगर ये कह रहे हैं तो आप इसको क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस में ऑल इज वेल कम से कम नेताओं के स्तर पर नहीं है। रोड साहब नहीं, कुमारी शैलजा जी और कुलदीप शर्मा जी दोनों आदरणीय नेता हैं पार्टी के और बहुत ही वरिष्ठ हैं दोनों। कुलदीप शर्मा जी भी स्पीकर भी रह चुके हैं और कुमारी शैलजा जी के बारे में तो कोई परिचय देने की बात ही नहीं हो, तो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं पार्टी की, CWC की मेंबर भी हैं, प्रभारी भी हैं और अभी नवनियुक्त या नव निर्वाचित सांसद भी हैं लोकसभा की, सिरसा लोकसभा से। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर देखिए कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को कोई भी सुझाव देंगे तो ये पार्टी के भले में होगा। हाईकमान नेताओं की सलाह पे तो काम करता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज जो है वो हाईकमान तो उसको भी सुनता है। कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। अभी हमारी मैनिफेस्टो कमेटी बनी, उससे अलग 14 सब कमेटीज बनी, सभी इसीलिए है कि जनता नहीं, आपकी सारी कमेटी बनी लेकिन संगठन नहीं बना ना भाई। संगठन कितने सालों से आपका नहीं बन पाया और इसका कारण यही गुटबाजी है। नहीं, संगठन क्यों नहीं बन पाया? आप मुझे कोई एक वैलिड रीजन दीजिए, मुझे बताइए कि संगठन कांग्रेस पार्टी का क्यों नहीं बना। नहीं, देखिए संगठन काफी हमारा लेट हुआ, इसमें मुझे सच्चाई कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं आपके चैनल पे, और उसका पार्टी को नुकसान भी रहा, मैं ये भी मानता हूँ, मेरी ये व्यक्तिगत राय भी है। क्योंकि मैं जब भी हमारे को भी मौका मिलता है सीनियर नेताओं से कोई सुझाव देने का, तो हम ये सुझाव जरूर देते हैं कि संगठन को जितना जल्दी हो। लेकिन मैं इसके बारे में एक जानकारी आपको और देना चाहता हूँ। जब से हमारे दीपक बाबरिया जी प्रभारी आए, उन्होंने संगठन के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई शुरू की। आज हरियाणा में बेशक आपको कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि लिस्ट अभी तक नहीं आई, लेकिन हमने सेक्टर बनाए। 5 बूथ का एक सेक्टर है, फिर उसके ऊपर 20 बूथ का एक मंडलम है और फिर 40 बूथ का एक ब्लॉक है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को यानी 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। जैसे मेरी पुंडरी कॉन्स्टिट्यूएंसी 184 बूथ है, तो उसको 4 जगह डिवाइड कर दिया, लगभग 40 बूथ आ गए। फिर उसके नीचे मंडलम आ गया 20 बूथ का और उसके नीचे सेक्टर आ गए। हमारा संगठन, मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडियन न्यूज के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ मैं प्रदेशवासियों को, कांग्रेस पार्टी का सेक्टर से लेके मंडलम, ब्लॉक और कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे संगठन खड़ा हो चुका है। ये ऐसा संगठन है जो नहीं, ठीक है आप रोड साहब आप कह रहे हैं संगठन खड़ा हो गया। अब कुलदीप शर्मा आपके इतने पुराने इतने सीनियर नेता हैं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो मैं तो मानूंगा कि उनके पास जानकारी है। संगठन को लेकर चिंता व्यक्त करी उन्होंने। और दूसरी चीज ये है, ठीक है, आप जो अनऑफिशियल भी आप बता रहे हैं कि देखिए मंडलम और जो बहुत सारी चीजें आपने बताई, ठीक है, आप उस स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जिन प्रभारी का जिक्र कर रहे हैं उन प्रभारी को लेकर के भी सवाल हैं। भाई कुमारी शैलजा ने क्या कहा? उन्होंने यही तो कहा ना कि एक तो टिकट का वितरण सही तरीके से नहीं हुआ, प्रभारी को या आला कमान को हरियाणा की जानकारी नहीं है, या तो उन्होंने टिकट दबाव में दिए। भाई यही बात तो वो कह रही है ना, प्रभारी पर सवाल खड़े कर रही है रोड साहब। मैं एक बात और बताता हूं कि इस बार लोकसभा के टिकट कांग्रेस में सबसे बढ़िया तरीके से मेरिट पे दिए गए। मैं तो खुद आपके चैनल पे भी कुरुक्षेत्र में मैंने एक प्रोग्राम भी करवाया। तो फिर कुमारी शैलजा ये क्यों कह रही टिकट सही नहीं बटे? मैं खुद एक बात बोलता हूं कि कांग्रेस में कोटा प्रथा बंद है, कोटा नहीं चलेगा, मेरिट पे टिकट है। लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण ने यह साबित कर दिया कि जो हम टीवी पे आपके सामने बोलते थे, मुझे लोग बधाई देते हैं जब भी मिलते हैं कि आपकी बात में दम था। इसका मतलब सुरेश जी, यू आर वेल कनेक्टेड विद द पार्टी लीडरशिप। मैंने कहा कैसे? तो कुमारी शैलजा वेल कनेक्टेड नहीं है क्या? कुमारी शैलजा वेल कनेक्टेड नहीं है? लोग ये कहते हैं कि जब आप ये कहते हैं, अब देखिए आप मेरे प्रश्न से भाग रहे हैं। आप ठीक है, आपने अच्छा प्रेडिक्शन किया, आपने 5 सीटें जीती। मैं ये कह रहा हूं कुमारी शैलजा ये क्यों कह रही हैं कि टिकट का वितरण सही नहीं हुआ? कुमारी शैलजा जी की कोई हो सकता कोई ऐसी बात हो जो हमारे संज्ञान में नहीं हो, कोई नई बात हो तो हाईकमान की हो तो बड़ी नेता हाईकमान के संज्ञान में ले आएगा, उनका स्वागत है। यही तो कह रही है कि अगर आपने टिकट सही से बांट दिए होते तो जीत जाते, तो 10 सीटें भी जीत जाते, 9 पे लड़े थे 9 जीत जाते। वो तो यही कह रही है कि आपने टिकट सही से बांटा नहीं। वो तो हाईकमान पर और प्रदेश प्रभारी पर सीधे वो प्रश्न खड़ा कर रही है। देखिए हर टिकट इस बार इतने बढ़िया तरीके से दिया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से जिताऊ लोगों को दिया गया। जो ठीक है, मुझे लगता है कुमारी शैलजा को आप ये जरूर बताइएगा एक बार कि वो इस तरह की बातें ना कहें, क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट को दिया गया था। प्रवीण जी, हाँ, आज तो बैठक होगी नहीं, आप बताइएगा जरूर कुमारी शैलजा जी को। मुझे लगता है शायद उनको जमीन की जानकारी नहीं, आप अगर बता देंगे तो वो मान जाएंगे। प्रवीण जी, एक तो गुटबाजी एक बड़ा विषय है। आज हुई बैठक, कहा गया कि सब एक साथ होकर के एकजुट होकर के लड़े। प्रवीण जी, कितना एक हो पाएगी कांग्रेस पार्टी? ठीक है, रोड साहब आपको समय दे दिया। प्रवीण जी, कांग्रेस एक हो पाएगी ये तो एक यक्ष प्रश्न है।
क्योंकि आप अभी देख रहे हैं सुरेश रोड जी जो बात कह रहे हैं, प्रवीण जी तो शैलजा ये कह बिल्कुल रहे हैं उसके कि विपरीत कांग्रेस बात को कर रही अपने है। नहीं देंगे। ऐसा है सुरेश जी ऐसा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप खुद ये बोलो कि बीजेपी इसी काम पे लग रही है कि हमने कांग्रेस अभी ठीक है रोड साहब अभी बात सुनिए, रोड साहब सुनिए। देखिए आज आपका विषय था, आज कांग्रेस का विषय था, मैंने आपको भरपूर समय दिया। ठीक है, अब प्रवीण जी की बात आने दें, प्रवीण जी की बात। प्रवीण जी, ऐसा है हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। कांग्रेस के लोग खुद ब खुद सब कुछ कर रहे हैं। आपने सुन लिया कुमारी शैलजा को, कुमारी शैलजा प्रदेश प्रभारी की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा कर चुकी है, कांग्रेस हाईकमान की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा कर चुकी है। कुलदीप शर्मा जी को आपने सुनवाया, कुलदीप शर्मा जी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस के लोगों की आपसी सिर्फ उटोवल है वो तो सबको स्पष्ट नजर आ रही है। उसमें किसी को ना तो कुछ करने की आवश्यकता है और ना ही हमें कांग्रेस के अंदरूनी विषय में इंटरफेयर करने का हमारी जरूरत। लेकिन एक बड़ी गजब बात है, अभी सुरेश जी ने एक बड़ी गजब बात की। वो कहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने आज बैठक बुलाई प्रदेश कांग्रेस नेताओं की, किस लिए? कांग्रेस की पीठ थपथपाने के लिए। मतलब कांग्रेस बैठक बुला रही है, कांग्रेसियों की बैठक बुला रही है और कांग्रेस की पीठ थपथपाने के लिए बुला रही है। इसको क्या कहेंगे? अपने इसको कहेंगे अपने मुंह मियां मिठू। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज आयुष मुझे लगता है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पे टिकट वितरण की जब बात आई तो सुरेश जी लगातार ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब हमने तो कमाल कर दिया, साहब हमारे यहाँ कोटा सिस्टम खत्म हो गया, साहब हमारी टिकटें तो बहुत बढ़िया बढ़ गई। लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्षा खुलेआम ये बात कह रही हैं कि टिकट वितरण सही नहीं हुआ। तो अब या तो सुरेश जी की बात को मान लिया जाए या शैलजा जी की बात को मान लिया जाए। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो मैं दीपक बावरिया जी के लिए कहूंगा, और मुझे लगता है सुरेश जी को भी ये सुनना चाहिए ध्यान से। देखिए दीपक बावरिया जी पीठ थपथपा रहे थे, 5 सीट जीत ली, इस बात के लिए सुरेश जी भी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी डिबेट में कहा था कि कांग्रेसियों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो आपको 5 सीट मिली है ये कांग्रेस को नहीं मिली है। जो बाबर जी अपना वोट प्रतिशत बता रहे थे ना बावरिया जी, अगर बावरिया जी मेरी बात सुन रहे हो तो वो ये बात समझ ले कि ये वोट कांग्रेस का वोट नहीं था जो आपको मिला, ये वोट था झूठ का वोट। जो आपने लगातार बोला आपने संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, महिलाओं को 8500 रुपए महीना देंगे, ये जो आपने झूठ बोले ये उस झूठ का वोट है। मुझे ये बात कहने में भी कोई हिच नहीं है कि आपके इस झूठ की वजह से कुछ लोग भ्रम में आ गए और भ्रम में आने के बाद उन्होंने आपके झूठ पे विश्वास कर लिया। उनको लगा कि कांग्रेस जो बोल रही है हो सकता है ये सच हो। लेकिन चुनाव के बाद जब महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़ी हो गई कि आपने 8500 रुपए महीना का वायदा किया, दीजिए वो 8500 रुपए महीना, तो कांग्रेस के नेता आए, हमारी कौन सी सरकार बन गई कि पूरा करें? सरकार देंगे सुरेश जी, आपकी सरकार थोड़ी बन गई। अरे भाई बीच में मत बोलो मेरे दोस्त। आपकी सरकार हिमाचल में है वहां दे दीजिए, तेलंगाना में है वहां, कोई वादा खिलाफी नहीं, कर्नाटका में कोई वादा खिलाफी नहीं। आप देखिए आयुष भाई यहाँ पे सुरेश रोड जी वायदा कर रहे हैं कि हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटका में ये 8500 रुपए महीना देंगे। आपके सामने बोला इन्होंने, जनता सुन रही, दर्शक सुन रहे हैं। और मैं हर डिबेट में जब भी मुझे सुरेश जी के सामने आने का मौका मिलेगा इनसे ये सवाल जरूर पूछूंगा कि क्या आपने दे दिए, और बार बार पूछूंगा। सुरेश जी इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। जिस तरह से कांग्रेस से किरण चौधरी जी किस तरह से उनको परेशान किया गया और उनको इतना परेशान कर दिया कि उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां पे रह के वो जनता की सेवा कर सकती है। अब जिस तरह से जो भाषा शैलजा जी बोल रही है, मुझे लगता है कि इस बात पे कांग्रेस को और सुरेश रोड जी को विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और कुलदीप शर्मा जी ने भी जो बोला है वो भी बड़ी ध्यान देने वाली बात है। जब बड़े नेता अपनी ही पार्टी के बारे में, अपनी ही पार्टी हाईकमान के बारे में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना शुरू कर दे आयुष भाई, तो ध्यान रखिएगा जो मैंने पहले कहा था, 2024 के बाद हरियाणा में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और ये लक्षण है जो धीरे धीरे हमें नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों के जरिए हमें ये लक्षण नजर आ रहे हैं। और इस बात के नहीं, वो तो कह रहे हैं आला कमान ने संदेश दे दिया भाई सब एकजुट होकर के लड़ो। यही बात तो अभी हम लोग देख रहे थे, बावरिया जी ने भी कही कि भाई एकजुट होकर के लड़ो, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। आला कमान ने संदेश दे दिया, लेकिन शैलजा जी ने आला कमान की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस तरह से एक परिवार ने कांग्रेस को अपनी जेब में डाल लिया है, पिता पुत्र ने कांग्रेस को जेबी पार्टी बना लिया है, इसको हाईकमान नजरअंदाज क्यों कर रही है? ये शैलजा ने तो बोला ना। तो जो हाईकमान संदेश दे रही है, लेकिन प्रदेश के नेता उसी हाईकमान की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
तो जब प्रदेश के नेता हाईकमान की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है, हाईकमान की कार्यप्रणाली उन सवालों के घेरे में है, तो वो कैसे उस संदेश को मानेंगे? आयुष भाई आप समझ सकते हैं इस बात को। नहीं, प्रश्न तो इसीलिए बना हुआ ना कि भाई अब वो कह तो रहे आला कमान, लेकिन वो ग्राउंड पर कितना एक कर पाएगा ये हम लोगों को देखना होगा। अब चुनाव भी सर पर है, ठीक है ओंकार जी, बहुत बार प्रयास हुए आयुष भाई, बिल्कुल बहुत बार प्रयास हुए, आपने देखा होगा। नहीं, इसीलिए प्रवीण जी मैंने इसीलिए तो ये प्रश्न पूछा ना रोड साहब से पहले ही। मेरा प्रश्न ही यही था कि वो हो कैसे पाएगा। भाई आला कमान तो हमेशा कहता है, आला कमान तो हमेशा कहता है। कांग्रेस के नेताओं को एक करने का मतलब है मेंढकों को तराजू में तोलना। कांग्रेस के नेता और तराजू चलिए प्रवीण जी, ये बड़ी बात आपने कही। मैं सुरेश जी से जवाब लूंगा, भी ओंकार जी का मैं रुक कर रहा हूं। ओंकार जी, ये कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर के बार बार प्रश्न उठता है और आप लोग भी बार बार ये आरोप लगाते रहते हैं कि भाई सही से अगर चुनाव या इन लोगों ने लड़ा होता, भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर आरोप लगाते हैं अभय चौटाला की मदद उन्होंने बीजेपी की नहीं की होती तो सीन कुछ और होता। कैसे देख रहे हैं इस समय प्रदेश कांग्रेस को आप? आयुष जी बिल्कुल ठीक कहा। ये जो 5 सीटें लेके बहुत खुश हो रहे हैं कांग्रेस वाले और कह रहे हैं हमारे 46 विधानसभा में हमारे को जीत मिली, ये वास्तव में कांग्रेस की जीत नहीं है, ये मोदी की हार है। इस बार प्रदेश की जनता इतना परेशान थी कि उनको डर लग रहा था कि कहीं दोबारा से मोदी ना आ जाए, और उन्होंने इससे बचाव के लिए उस व्यक्ति को वोट दे दी जो व्यक्ति केंद्र में जीत सकता है। कांग्रेस का साथ दिया, क्षेत्रीय दलों की अनदेखी हुई, हमारी भी अनदेखी हुई, हम स्वीकार करते हैं हमारा वोट परसेंटेज बहुत कम आया, लेकिन ये कांग्रेस की जीत नहीं है। ये इलेक्शन जो है मोदी वर्सेस जनता हो गया था। अगर कांग्रेस सही तरीके से लड़ी होती, अगर पिता पुत्र ने सही तरीके से काम किया होता, तो ये 5 की जगह 10 सीट भी जीत सकते थे। ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, कहीं वोट मांगने भी नहीं गए होंगे, जनता अपने आप घरों से निकलकर वोट देने आई है। बीजेपी का वोट शेयर भी कम हुआ है, बीजेपी का मार्जिन जहां जीती है वो भी बहुत कम हुआ है, और 5 सीटें बीजेपी हारी भी है। ठीक है, आज का मुद्दा मुख्य तौर पर जो कांग्रेस की गुटबाजी है, तो मेरा ये मानना है कि सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से तो निकल सकता है, दिन की जगह रात में भी निकल सकता है। मेरे को नहीं लगता हुड्डा साहब साहब एक साथ में आ जाएंगे कहीं ना कहीं मंच पे, बहुत मुश्किल है। उसके पीछे कारण है मैं, जब तक ये मैं रहेगी तब तक एक गुट हो ही नहीं सकते। और दूसरी बात, प्रवीण अत्रे जी कह रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी, नालो खत्म हो गई, ये सोच रही है जेजेपी खत्म होगी, आम आदमी पार्टी का कुछ रखा नहीं, इसका मतलब 90 की 90 सीटें बीजेपी ले जाएगी। आज प्रदेश की जनता इतनी परेशान है, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, इनसे तो छुटकारा चाहती है। ये कहते हैं कांग्रेस ने झूठ बोलकर वोट ले लिए और इन्होंने जुमले देके ले लिए। आज प्रदेश की जनता कितनी समस्याओं से जूझ रही है, मैं बार बार समस्याओं का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2 और 3 समस्याएं ऐसी हैं जो बीजेपी के कफन में आखिरी कील साबित होंगी। आज भी कह रहा हूं, एक परिवार पहचान पत्र, एक प्रॉपर्टी आईडी और एक पोर्टल। देखो, एक मामूली सी बात मैं बताना चाहता हूं, परिवार पहचान पत्र में बेटे की आय को मुख्य बनाकर बाप की पेंशन काट देगी, बेटे की आय को आधार बनाकर परिवार पहचान पत्र में पीला राशन कार्ड काट दिया, आयुष्मान कार्ड काट दिया गया। स्प्लिट आईडी का कोई ऑप्शन आज तक नहीं है इनके पास। एक बेटे की आमदन पिता की आमदन में जुड़ गई, पिता की कोई आमदन नहीं है, घर पे बेला बैठा हुआ है, पिता की पेंशन कट गई। अब पिता चाहता है कि बेटे की आमदन अलग हो जाए, बेटे की परिवार पहचान पत्र अलग हो जाए, वो इनसे नहीं हो पा रहा, स्प्लिट आईडी नहीं बन रही। पहले इन्होंने बिजली के बिल को आधार ठीक है, लेकिन ओंकार जी थोड़ा सा ये विषयांतर हो जाएगा क्योंकि आप इनकी परेशानी बता रहे हैं। मैं आज थोड़ा कांग्रेस पर रहूंगा, मैं ठीक है, हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे, अभी समय है चुनावों में बहुत सारा। लेकिन ओंकार जी मैं मूल प्रश्न पर आता हूं, ठीक है, आपने ये खामियां बताई, बहुत बार आप बता चुके, मुझे लगता है कि ठीक है हम लोग फिर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर आप इसको पलट दें, जैसे आपने ये कहा कि लोकसभा चुनावों में जनता ने ये मन बना लिया कि भाई वो बीजेपी से नाराज है, तो जो कैंडिडेट जो उनको राष्ट्रीय स्तर पर लगा कि पार्टी चलिए कांग्रेस या इंडिया अलायंस लड़ रहा, उधर वोट कर दिया। अब प्रदेश के स्तर पर आइए, अगर आप ये कहते हैं कि इनसे जनता इतनी नाराज है, तो फिर वो दोबारा से कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करेगी विधानसभा चुनाव में? वो इनेलो के पास क्यों जाएगी? लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव, कांग्रेस तो यहां पर भी ऑप्शन है ना उनके पास। मैं बता रहा हूं आयुष जी, लोकसभा का चुनाव था प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव। हमारे पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा तो नहीं है, लेकिन विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव है। हमारे पास मुख्यमंत्री बनने का बहुत अच्छा और सफल चेहरा है अभय चौटाला। अभय चौटाला जी एक ऐसी शख्सियत है जो प्रत्येक मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक बहुत संजीदगी से उठाया। कौन सा ऐसा मुद्दा है जो अभय चौटाला जी ने नहीं उठाया? और देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है पिछले 5 साल में आया किसान आंदोलन, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन।
और 750-800 किसान शहीद हुए, एकमात्र विधायक जिसने इस्तीफा दिया। मैं मानता हूं किसानों ने कुरुक्षेत्र में उनको वोट नहीं डाले क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कहीं बीजेपी ना जीत जाए, बीजेपी फिर भी जीत गई। और बीजेपी तो यही तो परसेप्शन कांग्रेस ने बनाया ना कि भाई वो तो वोट काटने के लिए आपने खड़ा किया, और अभी कांग्रेस फिर ये कहेगी, अभी कांग्रेस फिर यही कहेगी कि बीजेपी से लड़ना है तो कांग्रेस को जिता दीजिए। वो इंडियन नेशनल लोकदल को वोट क्यों करेगी प्रदेश की जनता भाई, अगर इनसे नाराजगी है तो? एक क्षेत्रीय दल है और क्षेत्र की जितनी समस्याएं और क्षेत्र की जनता की रक्षा जो क्षेत्रीय दल कर सकता है वो राष्ट्रीय दल नहीं कर सकते। क्षेत्रीय दल होने के नाते आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आपको वोट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। आप ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के पास नहीं जाने वाली जनता विधानसभा चुनावों में। वोट मांगे नहीं इस बार, बिना मांगे जनता ने वोट दिया कांग्रेस को। ठीक है, ये इलेक्शन तो विधानसभा में तो मांगेंगे ना, विधानसभा में तो मांगेंगे ना, विधानसभा में मांगेंगे। जनता परेशान, आपने अभी जिन समस्याओं का जिक्र करना शुरू किया था उसके आधार पर वो कांग्रेस को वोट कर देंगे। एक क्षेत्रीय दल ही प्रदेश की जनता से न्याय कर। ठीक है, क्षेत्रीय दल को करेंगे, आप ये कह रहे हैं। ठीक है मलकानिया साहब, ये कांग्रेस एकजुट हो पाएगी क्या? या फिर मैं प्रवीण जी जो बात कर रहे थे कि भाई तराजू में मेंढक तोलने जैसा है कि अगर भाई सारे नेता एक साथ हो जाएं कांग्रेस के प्रदेश के अंदर? नहीं, ये लगता नहीं कि हरियाणा में कांग्रेस जो एकजुट हो जाएगी, क्योंकि हुड्डा जी जो है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नेता मानते हैं, उनका कद है भी ऊंचा, परंतु उनको दूसरे नेताओं को साथ लेकर चलने की नीति नहीं है। जैसे सैलजा गुट है, सुरजेवाला था, किरण चौधरी अब छोड़ गई पार्टी, तो किरण चौधरी के छोड़ने से उनका जो विधानिक क्षेत्र है उसके कुछ लोग जो हैं वो उनके साथ जाएंगे, वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे जो उनके पारिवारिक हैं। बहुत सारे नेता कहते हैं, मुझे मिलते हैं लोग तो कहते हैं मुझे बंसीलाल, ये कोई भजनलाल का नाम ले लेते हैं चौधरी। तो ये जो प्रदेशवाद है, जो इलाकावाद है, वहां लोगों का जो नेता है उनका अपना प्रभाव होता है। जब एक नेता छोड़ जाता है तो उसके साथ साथ जो है कार्यकर्ता भी जाते हैं। परंतु अब शैलजा जी जो है वो खुलकर कह रही है कि किरण चौधरी के साथ जो जाती हुई है, वो अभी भी मान रहे, वो कह रही है कि मैं हाईकमान के संज्ञान में लाएंगी। और कुलदीप जी कह रहे हैं, उधर वीरेंद्र जी जो है वो अपने बेटे को ब्रजेंद्र के लिए काम कर रहे हैं, हुड्डा जी अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसके साथ साथ पारिवारिक जो संबंध है और अपने परिवार को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है वो भी है। तो ये लगता नहीं है कि कांग्रेस। लेकिन मलकानिया साहब, अभी लोकसभा चुनावों में जो बात अभी ओंकार जी कह रहे थे कि भाई चलिए ठीक है, एक मन ये बनाया होगा जनता ने कि ठीक है हमको एक ऑप्शन के तौर पर इंडिया अलायंस दिख रहा, वोट कर दिया। प्रदेश के अंदर जब वही नेता जब इस बात को कह रहे हैं कि एकजुटता नहीं है, एक परिवार के ऊपर आरोप है कि भाई एक गुट है जो कि अपने आप को हावी कर रहा है, विधानसभा चुनावों में आपको लगता है कि ये गुटबाजी कहीं कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है? चलिए लोकसभा चुनाव में तो 5 जीत लिया आपने, विधानसभा चुनाव में इसको कैसे देखते हैं? ये गुटबाजी कर ऐसे ही रही? नहीं, विधानसभा चुनाव जो लोकसभा चुनाव से अलग होता है, स्थानीय मुद्दे देखे जाते हैं, परंतु स्थानीय पार्टियों का महत्व होता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। परंतु जो स्थिति इन लोगों की चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला या देवीलाल के टाइम में थी वो इसमें नहीं है। अगर इन लोग अपने आप को अवैध चौटाला की कहते हैं कि हम क्षेत्रीय पार्टी है, तो जेजेपी क्यों नहीं कहे कि जेजेपी के 10 सीटें थी, इन लोगों के पास सिर्फ 1 सीट थी, तो 1 सीट से क्या आप बढ़कर 45 सीट ले सकते हैं? कितना आप राज कर सकते हैं? जेजेपी तो क्लेम कर सकती है कि हमारी 10 सीटें थी, हम 15-20 ले जाएंगे, परंतु जो जनता है वो देखती है कि सरकार किसकी बनेगी, प्रदेश में सरकार कौन का बना सकता है, कौन नेतृत्व दे सकता है, हम किसको वोट दें। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां पहले तो इनका था, भाजपा छोटे भाई के रूप में आती रही, चाहे हरियाणा विकास पार्टी के साथ थी, चाहे इन लोगों के साथ थी और सरकार बनाती रही, परंतु आप भाजपा बड़े भाई के रूप में क्या पूरे रूप में है, अपने आप पर उसने सरकार बनाई, इस बार इन लोगों के साथ उसने सरकार बनाई। तो मलकानिया साहब, कांग्रेस की राह आपको लगता है इतनी आसान नहीं? क्योंकि कांग्रेस का यह मानना है कि लोकसभा चुनावों में जो परफॉर्मेंस रहा उस हिसाब से कांग्रेस को बहुत दिक्कत विधानसभा चुनावों में नहीं है। ये बात हम लोग सारे नेताओं के मुंह से सुन रहे हैं, पार्टी गुटबाजी को छोड़कर बाकी नेता सब यही कह रहे हैं कि नहीं सरकार तो कांग्रेस की आने वाली। तो क्या इतना आसान नहीं है अगर इसी तरह से चलता रहा कांग्रेस में? तो
इतना आसान नहीं है। बात यह है कि भाजपा जो चली बहुत ज्यादा उत्साहित थी, उनको लगता है कि हमें मोदी जी ने तो बनना ही है, उनके सामने कोई और है नहीं, तो हम क्यों निकले वोटों को मांगने के लिए। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो साथ देना वो भी आपको गुबारा नहीं हुआ। जहां तक राम मंदिर का मुद्दा था वो भी आपके काम नहीं आया। जब आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो ऐसा होता है। तो अब कांग्रेस उत्साहित है, कांग्रेस को लगता है कि हम 0 से 5 सीटें ले गए हैं, हमारे 45-46 सीटों पे बढ़त मिली है, हम 45-46% ये महत्वपूर्ण बात मलकानिया साहब आपने कही है। मैं रोड साहब से रिएक्शन, रोड साहब, अति उत्साहित होने से भी पार्टी को नुकसान हो सकता है। वरिष्ठ नेता कोई बात कर रहे हैं उसको नजरअंदाज अगर करेंगे, ऊपर से गांव के ऊपर पट्टी लगा के आप ये सोचे कि भाई सही हो जाएगा, उसका इलाज तो करना पड़ेगा ना। जो बात कह रहे हैं उसको कैसे करेंगे। और ये बात भी कह दी गई कि भाई सारे नेता एक हो जाएं, ये तो असंभव है एक तरीके से, कि तराजू में मेढक तोल दीजिए आप। रोड साहब, आयुष जी, कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता एक नजर भी आएंगे आपको, एक होंगे भी, और चुनाव आने दो। और दूसरी बात, हम जो आपने नसीहत दी है कि ज्यादा एक तरह से ये 5 सीट जीतने के बाद कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, इस चीज को हम एक लेसन की तरह इस बात को ध्यान में भी रखेंगे। हम बिल्कुल जमीनी स्तर पर कार्य करना भी शुरू कर चुके हैं। अभी आपको पता होगा कि 16 तारीख से ही हमने सबसे पहले कुरुक्षेत्र और करनाल में माननीय हुड्डा साहब ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी ने धन्यवादी दौरे शुरू किए, वर्कर मीटिंग लेनी शुरू कर दिया, अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और कहीं भी कांग्रेस पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। रही बात कि देखिए, हर नेता के अपने सुझाव भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं, तो पार्टी हाईकमान के पास सभी नेता अपनी अपनी बात कहने का एक परंपरा या एक रिवाज कांग्रेस पार्टी में शुरू से रहा है। इसको आप गुटबाजी की दृष्टि से मत देखिएगा। और जो बात किरण चौधरी जी को लेकर चल रही थी, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हुड्डा साहब ने इतना दबाव बना दिया, अत्रे जी कह रहे थे कि वो पार्टी छोड़ गई, दबाव बीजेपी का है। किरण चौधरी जी कोई सामान्य महिला नहीं है, वो एक विधायक या मंत्री सामान्य नहीं रही है, वो एक बड़ी बिजनेसमैन वोमेन भी रही हैं और उनका विवादों से भी पुराना रहा है, एक तरह से रिश्ता रहा है। तो मुझे तो यह लगता है कि जैसे नवीन जिंदल जी के ऊपर कार्रवाई ईडी की बिठाई इन्होंने, कभी चुपचाप किरण चौधरी जी को भी 2022 में जब कार्तिकेय शर्मा जी को राज्यसभा में वोट दिया किरण चौधरी जी ने, या उनके पक्ष में उनको चुनाव जिताने के लिए अपना वोट कैंसिल कराया, तो तभी से बीजेपी का कोई दबाव किरण चौधरी जी के ऊपर था। ये आरोप हुड्डा साहब पे ना लगाकर, उनको टारगेट ना करके, कांग्रेस पार्टी इस बात को प्रदेशवासियों की जानकारी में लाना चाहती है कि किरण चौधरी जी अपनी इच्छा से नहीं गई। कौन जाता है जो तीसरे चौथे नंबर पे प्रदेशाध्यक्ष जी के बाद और नेता प्रतिपक्ष के बाद तीसरी चौथी कुर्सी पे बैठते थे, भावी मुख्यमंत्री की बात सोचते थे, सपने लेते थे। बीजेपी में तो आप कह रहे उधर दबाव, आप तो उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट तक में शामिल नहीं करते हैं। ये देखिए, कुमारी सैलजा ने इस बात को कहा। ढूंढ नहीं पाई भाई ठीक है, मैं कह रहा हूँ किरण चौधरी पे आप कह रहे हैं उन्होंने दबाव बना दिया। रोड साहब, आपने उनको स्टार प्रचारक बनाना तक गंवारा नहीं समझा, आपने उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट तक में नहीं डाला और आप ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने दबाव डाल दिया उनके ऊपर। जब देखिएगा यूसी, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी, जिस नेत्री ने, जिनको दिल्ली में डिप्टी स्पीकर का पद दिया कांग्रेस पार्टी ने, जिनको हरियाणा में मंत्री तक बनाया, विधायक बनाया, टिकटें दी, उनकी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया और 2-2 बार 3-3 बार उनको टिकट देके, सांसद का टिकट देके लोकसभा का एमपी भी बनाया, और वो राज्यसभा में जब पार्टी की कसौटी पे खरा उतरने की घड़ी आती है तो वो बीजेपी के यानी कांग्रेस पार्टी के विरोधी उम्मीदवार को अपनी वोट उनकी फेवर में करके, और कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता जो हरियाणा में आए थे अजय माकन जी राज्यसभा चुनाव के लिए, तो इस दबाव को, अगर आपको ये जानकारी थी बीजेपी दबाव बना रही, तो आपने इस बात को पहले क्यों नहीं कहा? और अगर राज्यसभा चुनाव को भी हम लोग मद्देनजर रखें तो उसको भी समय हो गया ना रोड साहब। अगर राज्यसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। भाई उनको जाना पड़ा और अब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने दबाव बना दिया उनके ऊपर, तो वो छोड़ के चली गई। यही तो कार्रवाई की, एक कार्रवाई तो आपने गिना दी कि स्टार प्रचारक में भी नाम नहीं डाला। हो सकता है 2022 के बाद कई ऐसे मीटिंगें भी जिसमें नहीं बुलाया गया उनको, और पार्टी ने, हो सकता है उन्होंने माफी भी मांग ली हाईकमान से जाके, जी मैं आगे गलती नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने सरेआम ये तो बोला नहीं कि मैं वोट कार्तिकेय शर्मा जी को दे रही हूं या मैं कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ दे रही हूं। उन्होंने टेक्निकली उस वोट को दिखा के एक तरह से कैंसिल करवा दिया।
तो इससे पार्टी भी सोच में थी कि इतने बंसीलाल परिवार की वारिस हैं वो, और बंसीलाल परिवार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बंसीलाल परिवार के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़े हुए थे, जो किरण जी को भी अपना चुके थे। हुड्डा को लेकर के वो ये बातें आज से थोड़ी ना कह रही थी, राज्यसभा चुनावों से पहले भी कहती थी, उसके पहले भी कहती रही। कुमारी सैलजा भी वही बातें कहती रही जो वो आज कह रही है, चुनावों के बाद भी कह रही हैं। और कल को अगर उनके कल वो अगर पार्टी के अगेंस्ट जाएं या कोई अगर और वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करे, तब आप ये कह देंगे कि वो बीजेपी के साथ मिली हुई थी। नहीं, यही बात तो जो कुमारी सैलजा जो बातें कह रही, वही बात तो किरण चौधरी भी कहती थी। उम्मीदवार को जिताना ये साबित करता है। मैं तो साक्ष्य दे रहा हूं, मैं तो प्रूफ दे रहा हूं। नहीं, मैं भी तो यही पूछ रहा हूं ना भाई, जो बातें किरण चौधरी कह रही थी अभी तक, अब तो वो बीजेपी में चली गई, आपने कहा वो दबाव में चली गई भाई, वही बातें तो कुमारी सैलजा भी कह रही हैं। उससे वो अलग क्या कह रही हैं? वो बापू बेटा की पार्टी बनकर रह गई है, एक गुट हावी है, आला कमान सुन नहीं रहा, पार्टी के अंदर गुटबाजी है, बीजेपी का दुष्प्रचार है। ये सारी बातें अगर कुमारी सैलजा कह रही हैं तो वही बातें तो किरण चौधरी भी कहती थी। सैलजा जी, सुरजेवाला जी, हुड्डा साहब जी और हमारे उदयभान जी सब एक है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। और इस समय एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, निचोड़ है बिल्कुल डिबेट का, कि हाईकमान इतना मजबूत है, ना तो कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता दिखाई पड़ेगी आपको, और ना ही लापरवाही और ना ही कोई सुस्ती दिखाई देगी। हमारे माननीय प्रभारी दीपक बाबरिया जी इतने मजबूत प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश में सरकार बना दी थी, कितने बड़े नेता थे वहां पर। और आपसी जो हरियाणा की बात है गुटबाजी की, वहां तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, इतने बड़े नेता सब एक कर दिए थे। दीपक बाबरिया जी किसी भी प्रदेश में एक कर दिए थे, अरे अभी तक एक नहीं हुए, नीचे उतरी हुई गाड़ी को तक एक नहीं पटरी पे, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि ऊपर से एक कर देना और अंदर से एक हो जाना, दोनों में अंतर है। मैंने यही कहा कि घाव के ऊपर पट्टी बांध देने से वो घाव सही नहीं होगा, उसका इलाज जड़ से करना पड़ेगा। हरियाणा में ना गुटबाजी दिखाई देगी। ठीक है, आप कह तो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं दिखाई देगी, इसके लिए हम लोग इंतजार करेंगे समय का। हरियाणा में सरकार बनाकर मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी की सरकार को, वो बात ठीक है, वो तो जनता के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं ना। लेकिन अभी आपकी पार्टी का जिक्र है, तो आप पार्टी कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है, नेता कह रहे हैं सब तो सही नहीं है, यही तो मुझे समझना है। इनेलो के साथी की बात पे, इनेलो के साथी ने पहले एक डिबेट में, मैं अभी जी न्यूज पे भी जुड़ा हुआ था 5 बजे शायद, उसमें मेरे साथ थे ओंकार जी, वो कह रहे थे कांग्रेस पार्टी ने वोट नहीं मांगे, नहीं तो ये सारी सीटें जीत जाते। तो मुझे तो बड़ी अच्छी बात है, अगर हमने बिना वोट मांगे 5 सीट जीत ली और 5 सीटों में कड़ी टक्कर दे दी, और हम नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं प्रदेश में ऐसा नहीं होगा भाई, प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी भी है, वहां तो इंडिया अलायंस था और बीजेपी थी, इसलिए आपको मिल गया बीजेपी। वहां इंडिया अलायंस आपका था और दूसरी तरफ बीजेपी थी, इसलिए आपको वोट मिला। यहां कह रहे हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती के साथ है, और यहाँ पे और भी क्षेत्रीय पार्टी में जननायक जनता पार्टी भी है, आपके पास नहीं जाएंगे, आपके पास नहीं जाएंगे। ओंकार जी तो एक ही बात कहना चाह रहे हैं, प्रवीण अत्रे जी भी सहमत होंगे, ओंकार जी भी सहमत होंगे मेरी बात से। वो तो ये कहना चाहते हैं कि भाई आपने अभय सिंह चौटाला को इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया, जिसने करनाल लोकसभा में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष मराठा जी, जिनको वो सबसे मजबूत कहते थे अभय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला की राजनीतिक समझ देखिए आयुष जी, एक सेकंड की बात है। चलिए ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। रोड साहब एक बड़ी जानकारी है, दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बड़ी खबर है, हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है, ये बड़ी जानकारी। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर आज बीजेपी की भी बैठक। देखिए आज बैठकों का दौर लगातार जारी, पहले कांग्रेस की बैठक और अब बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें मौजूद हैं। अमित शाह के आवास पर यह बैठक शुरू हो गई है, बड़े नेताओं की मौजूदगी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में पहुंचे हैं। ये बैठक शुरू हो गई है, ये बड़ी जानकारी है। दिल्ली से हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक जारी है। तो आज हाईकमान के साथ यहां पर भी बैठक, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा चुनावों को लेकर के चर्चा इस बैठक में होनी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी है, ये बड़ी खबर है। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम सैनी समेत बड़े नेताओं की मौजूदगी में बैठक शुरू हो गई। दीपक जुड़ गए हमारे साथ। दीपक, बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, हरियाणा भाजपा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की यह अहम बैठक है। भाजपा पार्टी क्योंकि बैठक में केंद्रीय चलिए दीपक, मैं आपको रोकूंगा, मुझे लग रहा है शायद कोई नेटवर्क का इशू, आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। बैठक भले हालांकि बड़ी महत्वपूर्ण है, चूंकि विधानसभा चुनाव अब इस समय बिल्कुल आप देख रहे हैं नजदीक हैं, पार्टियां लगातार आप देख रहे हैं कि मंथन में लगी हुई हैं।
कांग्रेस की बैठक हुई सुबह, आपने देखा, उसमें भी चर्चा हुई। कांग्रेस ने अपनी विधानसभा चुनावों को लेकर के रणनीति पर चर्चा की और अब बीजेपी विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर के बैठक शुरू कर चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा बीजेपी की यह बड़ी बैठक दिल्ली में जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हैं, सीएम सैनी है इस बैठक में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक शुरू हो गई है। अमित शाह की भी मौजूदगी है इस बैठक में। तो ये बड़ी जानकारी है। बड़े चेहरों के बीच में हरियाणा की विधानसभा चुनावों को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी बैठक लगातार जारी है और इस बीच एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। प्रवीण जी, ये गुटबाजी को लेकर के जो सवाल चल रहे थे और सुरेश जी अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और विधानसभा चुनावों में आप देखिएगा सारे नेता एक प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे क्योंकि आला कमान ने कह दिया। देखिए आशु भाई, एक जानकारी मैं भी दे देता हूं। 29 तारीख को हरियाणा के अंदर भी हमारी विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है पंचकुला में और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उस बैठक में आएंगे। ये जानकारी एक मैं भी साझा कर सकता हूँ। अब बात जो आपने सुरेश रोड की नहीं, वो पंचकुला में होंगे, पंचकुला में होंगे जी। देखिए मैं सुरेश जी के बारे में तो एक बात जरूर कहूंगा, बड़े भोले से मेरे सरकार नजर आते हैं, किस तरह के तर्क देते हैं। इन्होंने किरण चौधरी जी को कोसने के लिए राज्यसभा चुनाव का उदाहरण दिया और फिर ये भी कहा कि देखिए अरे सुनिए, अरे भाई बीच में ना बोला, प्रभु बीच में ना बोला करो। और फिर ये भी कहा कि देखिए कार्रवाई की हमने तभी तो उनको स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं किया। इनसे मैं एक सवाल पूछूंगा, जब 2016 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट नहीं दिया और बाद में मीडिया में स्वीकार भी किया कि मैंने वोट नहीं दिया, तो उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की आपकी हाईकमान? को साफ सुन गया तो उम्मीदवार नहीं थे उस समय। लेकिन यहाँ पे अरे भाई आपके समर्थित थे, आप देखो इससे बड़ा झूठ कैसे बोलोगे भाई। सोनिया गांधी जी ने समर्थन, प्रभु मैं समर्थित बोला, मैंने कैंडिडेट नहीं बोला। सोनिया गांधी जी ने समर्थन देके भेजा था उनको, क्यों यार इतना झूठ तो मत बोलो। और देखिए दूसरी बड़ी बात, बुनियादी फर्क क्या है आयुष भाई, हमें यह समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी में और दूसरे राजनीतिक दलों में। ये जो कांग्रेस जैसी पार्टी है ये अपने परिवार के लिए काम करती है, ये अपने पुत्रों को स्थापित करने के लिए काम करते हैं, ये अपना घर भरने के लिए काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी गरीब, शोषित और वंचित समाज के लिए काम करती है। हम जनता के लिए काम करते हैं, एक बुनियादी फर्क है। और इस बुनियादी फर्क का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर भी जो कांग्रेस इतनी छाती पीट रही है कि देखिए जी हमने 5 जीत ली, हमने 5 जीत ली। विधानसभा अनुसार अगर हम देखेंगे 44 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस की 42 पे है, 4 आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी हैं। तो विधानसभा के हिसाब से देखते हैं तो आज भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2019 में हमारी 40 सीट आई थी, बाद में 41 हुई, आज भी हम 44 सीट जीत रहे हैं विधानसभा। और जो एक साहब बोल रहे थे ना कि जी मनोहर लाल जी की और नायब सैनी की सरकार को चलता कर देंगे, आप आने वाले 25 साल तक ये ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बुनियादी अंतर मैंने बताया ना, जनता उस बात को समझ रही है। आपने सत्ता में रहते क्या किया? आपने गरीब को लूटा, आपने शोषित और वंचित समाज को जिस तरह से लूटा, जिस तरह हरियाणा के संसाधनों की लूट की। आपके समय में क्या होता था? केवल सरकार और सत्ता के चहेतों को सत्ता का और सरकार का लाभ देना, ये आपकी सोच थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने गरीब के दरवाजे तक सरकार को पहुंचा दिया, सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब को उसके दरवाजे पे जाके दिया। ये बुनियादी अंतर है जिसको आज, लेकिन उन्हीं योजनाओं पर तो प्रश्न है ना। आप कहते हैं आपने पोर्टल से ट्रांसपेरेंसी लाई, वो ये कह रहे हैं यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश के अंदर। एक तो आप पोर्टल करते हैं और आपने जो पीपीपी बनाया, ये सारी चीजें आपके गले की फांस बन गई। नहीं देखिए आयुष भाई, जहां तक परिवार पहचान पत्र की बात है, हालांकि परिवार पहचान पत्र के बारे में कुछ लोगों ने जब अपनी शिकायत दर्ज कराई तो बाकायदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि हमने समाधान शिविर लगाने शुरू कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में एडीसी उसको लुक आफ्टर करती हैं। किसी को भी परिवार पहचान पत्र से कोई समस्या है उसका तुरंत समाधान हो, ये व्यवस्था सरकार शुरू कर चुकी है। लेकिन पोर्टल से दिक्कत क्यों आई भाई, ये भी समझना पड़ेगा। जिन लोगों की फितरती भ्रष्टाचार हो, जिन लोगों की सोच में भ्रष्टाचार हो, वो पारदर्शिता को कैसे बर्दाश्त करेंगे? आयुष भाई, पहले किसान की फसल का पैसा किसान उसके लिए चक्कर काटता था, आज किसान की फसल का पैसा इन्हीं पोर्टल के माध्यम से सीधा किसान के खाते में चला जाता। राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। वो 85 पैसे कहां जाते थे? वो बीच के जिन लोगों की जेब में जाते थे। लेकिन हमने तकनीक का उपयोग करके माननीय मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कायम कर दी कि अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है तो हरियाणा की सरकार उसको सवा करके सीधा खाते में डालती है लाभार्थी के। हम सब ये देख रहे हैं चीज।
किसान की फसल का पैसा बहुत। तो आप ये कह रहे हैं कि इसका लाभ आपको मिलेगा, इससे ये गले की फांस नहीं है आपके लिए? तो हमने 44 विधानसभा सीटों में जो लीड ली है, मैंने बताया ना कि जो इनका दाव लगा है वो उस झूठ की वजह से लगा है, जो इन्होंने लगातार बोला कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। नहीं, तो संविधान की कॉपी तो अभी भी लेकर के हम लोगों ने देखा लोकसभा के अंदर कांग्रेस से सारे जितने भी सांसद हैं सब संविधान की कॉपी लिए हुए हैं। वो अगर आप कह रहे हैं कि आप उस नेरेटिव से जीत गए हैं तो भाई वो तो देखिए चल रहा है ना, वो तो अभी विधानसभा चुनावों में भी जाएंगे। नहीं आयुष भाई, समझना यही पड़ेगा और जनता इस बात को अब समझ रही है। जिन लोगों ने संविधान को पंगु बना दिया था, 1975 में इमरजेंसी लगा के संविधान को अलमारी में बंद कर दिया, जो संविधान ने जनता को मौलिक अधिकार दिए थे वो मौलिक अधिकार छीन लिए, 9000 से ज्यादा नेताओं को जेल में ठूस दिया था, वो लोग आज संविधान चला रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा हास्यास्पद है। जिस राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री द्वारा पास किया गया ऑर्डिनेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था, इस तरह से संविधान का अपमान किया था, वो आदमी संविधान चिल्ला रहा है। अब जनता को यह बात समझ में आ गई है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार जनता के बीच में जाके कांग्रेस के इस झूठ की पोल खोल रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा है कि वो जो जिन महिलाओं को आपने झूठ बोला वो दफ्तर के बाहर खड़ी है, दीजिए ना उनको 1 लाख रुपए सालाना। अब क्यों आए बाएं साएं बोल रहे हैं? आपने झूठ बोल दिया, महिलाएं समझ गई कि झूठ बोल के वोट ले लिया। यही जो अब विधानसभा चुनावों में देखते हैं कि भाई क्या नया मुद्दा लेकर के आ रहे हैं। बहरहाल आप देखें, आप भी कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता बड़े एक्टिव हैं, अब देखते हैं। पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल झूठ बोलना। ठीक है ओंकार जी, नहीं मुद्दे देखिए, मुद्दे की तो मुझे लगता है कि प्रवीण जी कमी नहीं होगी, लेकिन हाँ ठीक है, अब उसका काउंटर आप लोग कैसे ढूंढेंगे, हम लोग थोड़ा विधानसभा चुनाव एक बात और कह देता हूँ। एक भाई यहाँ बोल रहे थे कि देखिए जनता ने ये सोचा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। अरे साहब, जनता ने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 37 पार्टियां इकट्ठे होके ये प्रयास करती रही, लगातार झूठ बोलती रही, फिर भी जनता ने मोदी जी को ठीक है ओंकार जी, ओंकार जी समझना पड़ेगा। ओंकार जी आयुष जी, बीजेपी के प्रवक्ता साथी इतना झूठ बोलते हैं, ये कह रहे हैं इंडिया ये हरिश्चंद्र ये कहते हैं झूठ बोलते हैं। पार्टी एनडीए में हो सकती है, 40 पार्टी एनडीए में है, इंडिया पार्टी है इंडिया गठबंधन में, आप गिन लीजिए। अरे भाई आयुष जी, मैं इनके बारे में नहीं बोल, ठीक है, सुन लेते हैं सुनते हैं, पहले सुन लेते हैं। हाँ सुरेश जी, आप केवल उनको गिन रहे हो जिनके बारे में मैंने बोला, गलत बात। प्रवीण जी सुनिए पहले, प्रवीण जी। हाँ ओंकार जी का समय, प्रवीण जी ठीक है प्रवीण जी। ओंकार जी से एक सवाल पूछ लेता हूँ, 0.87 जिसको 1% वोट ना मिला, ठीक है, नहीं ठीक है, वो प्रश्न है उनके जहन में, उन्होंने पहले ही स्वीकार किया कि लोकसभा में आपको वोट मिल गया। ठीक है ओंकार जी, तो कुछ और है। ओंकार जी, जिनकी प्रदेश के अंदर कोई साख ना बची हो, वो चर्चा में बैठी। ठीक है ओंकार जी ऐसे प्रवक्ता को तो बुलाने की भी जरूरत नहीं है। नहीं प्रवीण जी, ऐसे नहीं नहीं ओंकार जी भाई प्रदेश की पार्टी है। ओंकार जी नहीं मेरे लिए प्रवीण जी देखिए सारे सम्मानित मेहमान है। ठीक है, आप लोग राजनीतिक तौर पे जो भी आरोप प्रत्यारोप हैं वो करिए, लेकिन भाई ये नहीं ऐसे नहीं ओंकार जी नहीं, ठीक है, वो प्रदेश की जनता भी विधानसभा चुनावों में भी तय करेगी। ओंकार भी यही करेगी इनके साथ। ठीक है, जब वो करेगी तब नहीं, अभी नहीं, अभी हाइपोथेटिकल नहीं जाएंगे ना। एक सेकंड, अभी ओंकार जी का समय। प्रवीण जी, ओंकार जी। आयुष जी, एक थाली का बैंगन मेरे से सवाल पूछे, फिर देखो व्यक्तिगत होने लगे, और मैंने पिछली बार भी समझाया था। ओंकार जी नहीं, ओंकार जी नहीं, फिर आप लोग पर्सनल हो जाते हैं ना, पर्सनल मत जाइए आप मुझे अपने पार्टी के बारे में। ठीक है, नहीं मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ नहीं उस पर नहीं। आप देखिए, शब्द अगर इस तरह के इस्तेमाल करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ओंकार जी इतनी है, अभी अस्तित्व आपका जनता खत्म कर रही है, आप जनता से सवाल पूछा करो। आपका अस्तित्व जनता ने खत्म किया है। ओंकार जी वो पूछा, जनता से पूछो क्यों आपका अस्तित्व। प्रवीण जी सुनिए, प्रवीण जी सुन लीजिए। ओंकार जी, आयुष जी, प्रवीण नेत्र जी गरीबों के हितैषी होने का बहुत दावा कर रहे थे। ये लोग किसान हितैषी होने का भी दावा करते हैं। ये बोलते हैं कांग्रेस ने झूठ बोल के वोट ले लिया, तुमने तो जुमले दे के वोट लिया। और देखिए गरीब हितैषी होने का दावा कैसे कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र को बना के, आदर्श बना के 10 लाख लोगों के पीले कार्ड काट दिए इन्होंने, 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी, और ये कहते हैं हम सबसे आखिरी पक्की वाले को फायदा दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, पीला कार्ड और आयुष्मान कार्ड जो ये कहते हैं 29.5 लाख लोगों के बना रखे हैं हमने। आयुष्मान कार्ड ले जाओ, सिविल अस्पताल में नहीं चलता, और प्राइवेट अस्पताल में कहते हैं हमारी पिछली पेमेंट नहीं आई। ये आज इनके हालात है, जनता को देखना है।
ये विधानसभा ठीक के है, चुनाव अब मुद्दे भी अवतार अलग जी, अब होंगे समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा हूं और क्षेत्र शुक्रिया आप लोग का के समय मुद्दे निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब देखना यही है, क्योंकि विधानसभा के चुनावों में मुद्दे जरूर अलग होंगे, लेकिन पार्टियों के अंदर भी जो गुटबाजियां हैं उससे पार्टियां कैसे निपटती हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।